हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल सुपर एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 में। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो आपको पता ही होगा कि हमारे गोकू और वेजिटा टाइम लूप का शिकार होके सीधे अपने अतीत पास्ट में जा पहुंचे हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि सिर्फ वही दोनों अकेले नहीं फंसे हैं। तो चलिए आज के इस पार्ट 2 में देखते हैं कि हमारे बाकी हीरोज और विलेंस की लाइफ में क्या बवाल मच रहा है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब शुरू होने वाला है देसी मसालेदार ड्रामा। रात के सन्नाटे में झींगुरों की आवाज, अचानक चीख और दिल की धड़कन धक धक धक। अब सीन कट करो और चलो एक छोटे शांत से देहाती गांव की तरफ, जहां चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन उस सन्नाटे को फाड़ते हुए हमारी गुस्से वाली कड़क गोरी लड़की लजुली, जो फ्यूचर में एंड्रॉयड 18 बनने वाली थी, एकदम चीखते हुए बिस्तर से उठी। माथे पे पसीने की बूंदें ऐसी चमक रही थीं जैसे बारिश की बूंदें। उसका भाई लपिस यानी एंड्रॉयड 17 दूसरे कमरे से चप्पल घसीटते हुए भागता हुआ अंदर आया। अबे लजुली, क्या हुआ बे? फिर से उस शहर वाले ठरकी बुढ़े का भूत दिख गया क्या सपने में? क्यों फालतू में चीख के पूरे मोहल्ले को जगा रही है? लपिस ने आंखें मलते हुए कहा। लजुली बेड पे बैठी हाँप रही थी। उसने सबसे पहले कांपते हाथों से अपनी गर्दन को छुआ, पेट को छुआ, सीने को छुआ। उसे लगा कि हाथ लगाते ही लोहे के नट बोल्ट, वायरिंग और मेटल के सर्किट्स महसूस होंगे। लेकिन वहां क्या था? वहां तो एकदम सॉफ्ट असली इंसान की स्किन थी। उसने सामने खड़े लपिस को देखा। अबे भाई, ये वो एंड्रॉयड 17 नहीं था जो पार्क रेंजर बन के घूमता था। ना ही वो 17 था जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पूरे ब्रह्मांड का ठेका लेके विश मांगी थी। ये तो वही पुराना कामचोर, बात बात पे ऐंठने वाला उसका नालायक सगा भाई था। लपिस! लजुली बिस्तर से कूदी और उसने लपिस का कंधा इतने जोर से दबोचा कि लपिस की चीख निकल गई। अबे अबे अबे, छोड़ मेरी माँ, कंधा उखाड़ेगी क्या? ध्यान से सुन मेरी बात। लजुली की आंखों में भयंकर वाला खौफ था। मेरे पास एक्सप्लेन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हमें अभी के अभी इसी वक्त यह घर छोड़ के भागना पड़ेगा। अबे क्या फूंक के बैठी है बे? रात के 3 बजे, लपिस ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, ठंड हो रही है और तुझे भागने की सूझी है। एक डॉक्टर गेरो नाम का ठरकी सिरफिरा बुढ़ा हमें ढूंढ रहा है। लजुली चिल्लाई। अगर हम आज रात यहाँ रुके ना तो वो हमें उठा के अपनी लैब में ले जाएगा, हमारे जिस्म को काट के हमें मशीन बना देगा, हमारी सारी पुरानी यादें डिलीट करके हमसे मर्डर करवाएगा। लजुली के दिमाग में अचानक एक चेहरा चमका। वो छोटा सा बिना बालों वाला गोलमटोल गंजू क्रिलिन, उसका शर्माना, उसकी बेवजह वाली बहादुरी, उसका प्यार और उनकी छोटी सी प्यारी बेटी मारॉन। एक सेकंड में वो सब खोने का दर्द भाई साहब सहन शक्ति के बाहर था। मैं उस सनकी बुढ़े को दोबारा हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। लजुली ने तुरंत अपना बैग उठाया और उसमें कपड़े ठूंसने लगी। हम अभी वेस्ट सिटी निकल रहे हैं। मुझे पता है वहां कौन हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वेस्ट सिटी पहुंचने से पहले मुझे एक गंजे छोटे से साधु को ढूंढना है जिसके माथे पे 6 डॉट्स बने हैं। लपिस का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। साधु? 6 डॉट्स वाला गंजा साधु? अबे तू पागल वागल हो गई है क्या? कोई मानसिक दौरा पड़ा है क्या तुझे? बकवास बंद कर और बैग उठा। लजुली गर्जी। लपिस अपनी बहन का खौफनाक चेहरा देख के समझ गया कि मामला कोई मामूली नहीं है। ठीक है ठीक है, चल रहा हूँ, लेकिन अगर ये स्कूल बंक करने की कोई घटिया स्कीम हुई ना तो देखना तो। अब सीन शिफ्ट करो और आ जाओ सीधे ओरिन टेम्पल में, वही पुराना मंदिर जहां हमारे छोटे से नन्हे क्रिलिन को उसके बड़े बड़े दादागिरी झाड़ने वाले सीनियर्स रोज परेशान करते थे। जल बे चालू हो जा सुकरे, तू तो मंदिर में पोछा लगाने के लायक भी नहीं है। एक मोटे साधु ने क्रिलिन को पीछे से ऐसा जोरदार धक्का दिया कि छोटा क्रिलिन सीधा जाके पत्थर के मजबूत पिलर से टकराया। धामे मेम! क्रिलिन का सर पिलर से बजा। कायदे से तो उस छोटे बच्चे को फूट फूट के रोना चाहिए था, हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन रुको, क्रिलिन ने रोना तो दूर उफ तक नहीं किया। उसके दिमाग में एचडी क्वालिटी में इमेजेस चलने लगी। फ्रीजा के हाथों हवा में फटना, नामेक प्लेनेट की जंग, पुलिस की वर्दी पहन के गूंडों को ठोकना और उसकी वो कड़क सुपरमॉडल एंड्रॉयड बीवी 18। क्रिलिन धीरे धीरे फर्श से उठा। माथे से खून की एक पतली सी धार बह रही थी, लेकिन उसकी आंखें, अबे भाई वो आंखें किसी डरे हुए मासूम बच्चे की आंखें नहीं थी, वो तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश और पुनर्जन्म देख चुके महायोद्धा की आंखें थी। क्या हुआ रेटिंगू, ऐसे क्या घूर रहा है? और मार खाएगा क्या? बड़े साधु ने दोबारा मुक्का उठाया। क्रिलिन ने कोई फाइटिंग स्टांस नहीं लिया, उसने बस हल्का सा अपनी की काय को हिलाया, बस थोड़ा सा ट्यून किया। ध्वनि प्रभाव, भारी गिड़गिड़ाहट और हवा का खौफनाक दबाव। पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा इतनी भारी हो गई जैसे किसी ने कमरे में 1000 टन का लोहा रख दिया हो। पूरे टेम्पल की दीवारें थर थर कांपने लगीं, खिड़कियों के कांच चटक गए। अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी मुझ पे हाथ उठाया ना, क्रिलिन की आवाज में ऐसी कातिलाना बर्फ थी कि सारे साधुओं के पेंट में पसीने छूट गए, तो भगवान के पास भेज दूंगा माफी मांगने का मौका दिए बिना। निकलो यहाँ से।
सारे साधु अपनी अपनी धोती संभाल के जान बचा के ऐसे भागे जैसे पीछे कोई साक्षात यमराज पड़ गया हो। क्रिलिन ने एक ठंडी सांस भरी और अपने छोटे छोटे हाथों को देखा। गोकुल, कहाँ है तू बे? ये क्या बवासीर हो गया हमारे साथ? मैं फिर से इतना छोटा बच्चा कैसे बन गया? मुझे तुरंत उसे ढूंढना पड़ेगा, वरना इतिहास का कबाड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ क्रेन डोजो का नजारा देखो, जहां तिएन शिनहान की खोपड़ी का फ्यूज उड़ने वाला था। उसके परम पूज्य पापी गुरुजी मास्टर शेन हाथ में मोटा डंडा लेके तिएन की पीठ पे बजा रहे थे और जोर से, तिएन दया मत दिखा, तुझे एक बेरहम कातिल हत्यारा बनना है। दिल में हमदर्दी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे ही शेन ने तीसरा डंडा तिएन की पीठ पे मारना चाहा, बाम ने तिएन का तीसरा नेत्र यानी उसका सोए हुआ दिमाग एकदम झटके से खुल गया। उसके दिमाग में 22वें वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की यादें चमकी। गोकू का खून से लथपथ चेहरा, छोटे से चाओत्सु का वो निस्वार्थ बलिदान और वो खौफनाक परफेक्ट सेल जिसके सामने उसने अपनी जान की बाजी लगा के ट्राइबीम पे त्रिबीम मारे थे। तिएन ने मुड़ के मास्टर शेन को देखा। अबे भाई, वो लुक ऐसी थी कि मास्टर शेन के हाथ से डंडा छूट के गिर गया। शेन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मास्टर, तिएन की आवाज इतनी भारी और गंभीर हो गई जैसे कोई पुराना शेर गरज रहा हो। आज के बाद मुझे दोबारा छूने की हिम्मत मत करना। अबे तेरी औकात कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? शेन का पारा चढ़ा। उसने दोबारा डंडा उठाया। तिएन ने बिना मुड़े सिर्फ अपनी एक उंगली पीछे की और डंडे को हवा में ही रोक दिया। डंडा वहीं जम गया। मैंने आपका और आपके इस घटिया डोजो का फ्यूचर देख लिया है। एकदम बकवास, जलील और लाचार है। तिएन ने डंडे को एक झटके में तोड़ के कबाड़ बना दिया। चाओत्सु, बैग उठा और चल मेरे साथ, हमें इन सस्ते 2 रुपये के किलर्स से कुछ नहीं सीखना। चाओत्सु ने अपनी मासूम आंखें मटकाते हुए बैग उठाया और दोनों क्रेन डोजो को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल के निकल गए। हो तो देखा दोस्तों, यहाँ क्रिलिन और तिएन ने भी अपनी तगड़ी वापसी कर ली है और लजुली 18 भी निकल चुकी है अपने गंजू क्रिलिन को ढूंढने। लेकिन रुकिए, असली तूफान तो अभी आना बाकी है। अगले पार्ट 3 में देखिए, जब वेजिटा फ्रीजा के शिप्स का कचरा बनाएगा और प्रिंस वेजिटा की मासूम बुल्मा से पहली मुलाकात होगी तो क्या क्या भयंकर तबाही मचेगी। अगर आप पार्ट 3 को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी नीचे बने सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और इस वीडियो को दबा के लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्रिलिन का यह धांसू रूप आपको कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 3 में, सिर्फ आपके अपने चैनल सुपर एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।